हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पर उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन के लिए सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इस रिटन एग्जामिनेशन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है जीएस, जीके, फिर है उत्तराखंड जनरल नॉलेज, फिर है हिंदी। तो जीएस में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 20 पार्ट्स एंड इंडियन ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। और उत्तराखंड में हम कवर कर रहे हैं परीक्षावाणी पुस्तक को। तो परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 2 के हमने एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 है। तो आई होप आपको ये वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगी। देखिए, आपको जब ये सीरीज अपलोड की जाती है तो कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मैनर में मिलेंगे। तो आप उसे एज ए अपना रिवीजन लेंगे, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, रिपीट होंगे, तो आप उसे क्या लेंगे, एज ए रिवीजन लेंगे और उस चीज़ पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, ताकि जितने बार रिवीजन हो आपका कॉन्सेप्ट उतने बार क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो एंड सीरीज़ पसंद आती हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, भृगतुंग। तो भृगतुंग किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था महाभारत के टाइम पे केदारनाथ को। ठीक है, तो केदारनाथ को भृगतुंग के नाम से जाना जाता था महाभारत के टाइम पे। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है, तो बाणासुर की जो असुर था तो उसकी राजधानी कहाँ थी बाणासुर की, तो ये थी जोशीमठ। ठीक है, तो जोशीमठ जो कि गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, और उस टाइम पे रामायण काल में इसका नाम क्या था, ज्योतिषपुर था। क्या था, ज्योतिषपुर। तो आज वर्तमान में इसे जोशीमठ कहते हैं। तो बाणासुर की राजधानी कहाँ है, जोशीमठ। नेक्स्ट है, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म हुआ था। तो चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कर्णवा आश्रम में। देखिए, उस टाइम पे गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में क्या थे, 2 विद्यापीठ थे। क्या थे, 2 विद्यापीठ थे। तो इसमें से एक था बद्रिका आश्रम, और दूसरा था कर्णवा आश्रम। ठीक है, तो ये 2 विद्यापीठ होते थे उस टाइम पर गढ़वाल क्षेत्र में, बद्रिका आश्रम और कर्णवा आश्रम। जो कर्णवा आश्रम थे वो भरत जी के जो पापा थे, पिताजी थे, राजा दुष्यंत और माता देवी शकुंतला। ठीक है, तो ये कर्णवा आश्रम उनके प्रेम प्रसंग के लिए फेमस है, और ये इसी आश्रम में भरत जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा, ठीक है, पुलिंद कहें या कुड़िंद कहें, तो इन्हें कभी पुलिंद और कुड़िंद भी कहा जाता है, राजा सुबाहु की राजधानी थी। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, ये थी श्रीनगर में। जो वन पर्व था ये महाभारत के टाइम पे होता था, और इसमें एक यात्रा होती थी जो कि हरिद्वार, जिसे उस टाइम पे मायापुरी कहते थे, से लेके केदारनाथ। ठीक है, उस टाइम पे केदारनाथ को क्या कहते थे, भृगतुंग। तो यहाँ तक की यात्रा होती थी, हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की, इस वन पर्व में। ठीक है, तो ये किस टाइम पर होती थी, महाभारत के टाइम पे। तो उस टाइम पे पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ होती थी, श्रीनगर होती थी। नेक्स्ट है, गोरखाकालीन नेथड़ा का किला कहाँ है। तो नेथड़ा का किला कहाँ है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अल्मोड़ा में एक जगह है मासी, तो मासी से 5 किलोमीटर दूर एक जगह है नेथड़ा देवी का मंदिर।
ठीक है, नेत्रा देवी का मंदिर है, उसके पास में ये किला मौजूद है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उत्तर कुरु शब्द का यूज़ किया गया है उत्तराखंड में, तो ये किस ग्रंथ में है, तो यह है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु या उत्तर कुरुओं का निवास कहा गया है। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है। तो अल्मोड़ा के, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ है, ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे यक्ष के निवास की, जो यक्ष जाति के लोग थे उनके निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है, कनकपाल निम्न में से किस वंश के शासक थे। तो कनकपाल किस वंश के शासक थे, तो ये थे पवार वंश के। इन्होंने 688 ईस्वी में, ठीक है, चमोली के चांदपुरगढ़ में क्या रखी थी, पवार वंश की नींव रखी थी। तो कनकपाल ने पवार वंश की नींव रखी थी 688 ईस्वी में चमोली डिस्ट्रिक्ट के चांदपुरगढ़ में। किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है देवी चंद को। नेक्स्ट है, चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था। ठीक है, चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था, ये था ऑप्शन सी गाय। लेकिन इन चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर, इसका जो राज चिन्ह था ये था बाज, ईगल। ठीक है, ये था ईगल, बाज, और बाकी जितने भी चंद्र राजा हुए थे उनका जो राज चिन्ह था वो था गाय। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराया था। ठीक है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है नंदा देवी का मंदिर, तो उसकी स्थापना किसने कराई थी, वो कराई थी ज्ञानचंद ने। ठीक है, और ज्ञानचंद वो फर्स्ट शासक है जिसने दिल्ली के सुल्तान, उस टाइम पे दिल्ली के सुल्तान कौन था, ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तो उनको फर्स्ट टाइम उनके दरबार में जाके इन्हें भेंट दी थी। और फिरोज शाह तुगलक ने जो ज्ञानचंद था इनको किसकी उपाधि दी थी, गरुड़ की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी, गरुड़ की, इसलिए ये अपने आगे से गरुड़ ज्ञानचंद्र लगाते थे। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट शासक कौन था चंद्रवंश का जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट दी, ज्ञानचंद्र। गरुड़ की उपाधि किसे दी गई है, ज्ञानचंद्र को। और या गरुड़ ज्ञानचंद्र ने किस मंदिर की स्थापना करी थी, नंदा देवी की। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेयपुर को। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश, या इसे कत्यूरी वंश भी कहते हैं। तो पहले इनकी जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी, इसलिए कार्तिकेयपुर वंश हुआ। लेकिन बाद में इसे बैजनाथ के कत्यूर घाटी में शिफ्ट कर दी गई इन्होंने अपनी राजधानी, तो इसलिए इसे कत्यूरी वंश भी कहा जाता है। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। तो देखिए वहाँ पर दो टाइप की भाषा यूज़ होती थी, एक होती थी राजभाषा और दूसरी होती थी लोक भाषा। जो ऑफिशियल काम होता था वो राजभाषा कहलाता था और ये होती थी संस्कृत में। ठीक है, लेकिन जो लोक भाषा थी, जो जनमानस के आपस में बोलचाल की भाषा थी, ये थी पाली भाषा। क्या थी, पाली भाषा थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश था, तो इनके टाइम के जो राज चलता था उसे धर्मराज कहते थे। ठीक है, तो इनके राजवंश को क्या कहते थे, धर्मराज्य कहते थे। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था। तो किसका हुआ था, ये हुआ था आदिगुरु शंकराचार्य जी का। ठीक है, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में क्या हो रहा था, बौद्ध धर्म क्या होती है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो इसी के लिए शंकराचार्य ने क्या करा कि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के जो प्रचार है उसको डाउन करने के लिए और हिंदू या सनातन धर्म है इसकी दोबारा स्थापना करने के लिए या इसका दोबारा इसको सुदृढ़ बनाने के लिए
यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य आए थे और इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया था और यहाँ ज्योतिर्मठ स्थापित किया था। क्या किया था? ज्योतिर्मठ स्थापित किए थे बद्रीनाथ में और केदारनाथ में। और इसके बाद 820 ईस्वी में केदारनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने क्या कर दिए? प्राण को त्याग दिए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर में अपने प्राण कब त्यागे थे? 820 ईस्वी में। गांव में ग्राम प्रधान व मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी चंद्रवंश के राजाओं के द्वारा। तो चंद्रवंश में क्या हुआ था? भूमि का निर्धारण के लिए, ठीक है, जो भूमि होती थी उसके आवंटन के लिए, उसके निर्धारण के लिए प्रधान या मुखिया की नियुक्ति की जाने लगी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद्र समकालिक थे। तो किस के समकक्ष थे? तो ये थे मौर्य वंश के, ठीक है। तो हुआ क्या था कि और जो देहरादून, ठीक है, देहरादून में यमुना और टॉन्स जो नदी है, ठीक है, जो उनका संगम है, ठीक है, उसके वहाँ पे एक जगह है कालसी। क्या है? कालसी नामक जगह है। तो कालसी से क्या मिले हैं? अशोक के शिलालेख मिले हैं। अशोक के क्या मिले हैं? शिलालेख। ये 13th शिलालेख है अशोक का। तो इसके लोग तो यहाँ पे तो इस शिलालेख में क्या कुड़िंद वंश के बारे में बताया गया है और इस क्षेत्र को, जो ये देहरादून का क्षेत्र था कालसी वाला, तो इसे वहाँ पर अपरांत वर्ड से बताया गया है। तो उल्लेखित है कि इसको हम अपरांत, इस जगह को क्या बोला है? अपरांत बोला है। तो अशोक के शिलालेख में तो ये मौर्य वंश के समकालीन थे। कौन? कुड़िंद राजा या पुलिंद राजा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, जो वीरभद्र, गोविषाण और मूर्धवश थे, ठीक है, ये कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के क्या थे? राजा थे। ऋषिकेश में वीरभद्र का शासन चल रहा था, ऋषिकेश में गोविषाण का और कोटद्वार में मूर्धवश का। लेकिन जो कालोडांडा है, ठीक है, कालोडांडा ये यौधेय वंश के शासक थे और, ठीक है, और इनका जो शासन था ये टिहरी गढ़वाल में नहीं था, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पौड़ी के शासक थे। तो पौड़ी, ये यहाँ पर टिहरी के बजाय पौड़ी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में उत्तराखंड का संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये सही है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म साउथ में हुआ था, पांडवों साउथ इंडिया साइड को, तो पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये बात सही है, हरिद्वार से, ठीक है, मायापुरी से, इसलिए 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो तपोवन में कहाँ किया था? ये लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। और तपोवन कहाँ पड़ता है? ये टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो कौन से? टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट या जिले में पड़ता है। पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं तो उसमें उत्तराखंड को क्या बोला है? हिमवत बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ पर अपने देह का त्याग किया था? तो मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने 820 ईस्वी में ये अपने प्राण त्यागे थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? अमोघ भूति, ठीक है, अमोघ भूति जो सबसे ताकतवर इंसान थे। तो इन्होंने सिल्वर और गोल्ड के, तांबे और चांदी के सिक्के भी करे थे, जिनके भाग में क्या होती थी? देवी और हिरण यानी मृग की तस्वीर अंकित रहती थी। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कण्वा आश्रम में, और इसी आश्रम में क्या थे? भरत जी का जन्म हुआ था, चक्रवर्ती राजा भरत जी। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो जो गढ़वाली शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी, फतेह शाह के टाइम पे क्या होते थे? नवरत्न रहते थे। और ये फतेह शाह के आमंत्रण में ही जो सिख गुरु थे
राम राय, ठीक है। कौन थे? सिख गुरु कौन? राम राय थे। इन्हीं के आमंत्रण पत्र में देहरादून में क्या हुआ था? गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया था गुरु राम राय द्वारा। अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई थी, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक मोटा मोटा क्या कहते हैं, एक आउटफ्रेम देता हूँ कि इसमें पूरा सिनेरियो क्या था। देखिए, जो गोरखा थे ये नेपाल के सैनिक थे। ये काफ़ी बहादुर होते थे और लड़ाकू टाइप के होते थे। तो जब कुमाऊं में चंद वंश का शासक, मतलब जो चंद वंश के राजा थे, ठीक है, ये कमज़ोर पड़ने लगे। तो 1790 ईस्वी में इन्होंने कुमाऊं में क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। कुमाऊं में अधिकार कर लिया। तो आपसे पहला ये पूछा जा सकता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब कब्जे में लिया था? 1790 ईस्वी में। तो उसके बाद फिर इन्होंने 1791 में गढ़वाल में भी आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए, लेकिन ये फेल होते रहे। फिर बाद में क्या हुआ था कि 1803 में क्या हुआ था? 1803 में अमर सिंह थापा, जो गोरखा सैनिकों का एक बहुत ही काबिल खतरनाक सा सेनापति था, ठीक है, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया, ठीक है। तो हस्तिदल चतुरिया ने कहाँ आक्रमण कर दिया? जो उस टाइम पर गढ़वाल नरेश थे प्रद्युमन शाह के उसमें, ठीक है, प्रद्युमन शाह के ऊपर हमला कर दिया और वो श्रीनगर छोड़ के भाग गए। फिर बाद में क्या हुआ कि 14 मई 1804 को, तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। तो 14 मई 1804 को, ठीक है, तो देहरादून के पास एक जगह है खुड़बड़ा का मैदान है। यहाँ पे गोरखा सैनिक, ठीक है, गोरखा सैनिक और प्रद्युमन शाह के बीच में एक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें प्रद्युमन शाह क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी कारण फिर क्या हो जाता है? तो 1804 में गोरखा सैनिक गढ़वाल में भी क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन कब किया? 1790 में अधिकार कर लिया था। और गढ़वाल में कब किया था अधिकार? 1804 में। फिर जो उसके बाद प्रद्युमन शाह के जो बेटे थे, कौन थे? सुदर्शन शाह। तो ये अंग्रेज सैनिकों से, मतलब अंग्रेजी शासन से वो करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप आइए और हमारी मदद कीजिए गोरखाओं को यहाँ से भगाने में। तो आते हैं। तो कर्नल निकोलस, फिर क्या आते हैं? कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। तो ये 1815 में फिर ये गोरखाओं के साथ इनका युद्ध होता है। फिर इसके बाद जो कर्नल गार्डनर, तो इनके बीच में और नेपाली गोरखा बमसा, ठीक है, कर्नल गार्डनर और बमसा के बीच में युद्ध होता है। कब? 27 अप्रैल 1815 को। तो इनके बीच में एक संधि, मतलब इनके बीच में लड़ाई होती है और एक संधि हो जाती है। इनके बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है कर्नल गार्डनर और बमसा के बीच में। लेकिन अभी भी कौन थे? जो अमर सिंह थापा थे, ये कहीं और युद्ध में बिजी थे। जब इनको पता चलता है तो ये वापस आते हैं। तो फिर अंग्रेज़ों के साथ क्या होती है? इनकी लड़ाई होती है। तो फिर 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 1815 को अमर सिंह थापा और अंग्रेजी शासन के बीच में क्या होती है? संगौली की संधि होती है। क्या होती है? संगौली की संधि होती है। अब ये संगौली कहाँ है? ये बिहार का चंपारण है, ठीक है, बिहार में एक जगह है चंपारण, तो वहाँ पे ये जगह है। तो वहाँ पे संगौली की संधि होती है 28 नवंबर 1815 को। लेकिन इस संधि को डेट तो ये होती है, लेकिन जो नेपाली सरकार थी, ठीक है, जो नेपाली सरकार थी, ये इसे अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करती है, इसे मान्यता नहीं देती है। तो होता क्या है? फिर आता है 4 मार्च
1816 को। तो 4 मार्च 1816 को होता क्या है कि अंग्रेज़ी सरकार, मतलब जो अंग्रेज़ी सेना थी, ये काठमांडू पर क्या कर देती है, चढ़ाई कर देती है और वहाँ के कब्ज़ा कर लेती है। तो 4 मार्च 1816 को इस संधि को क्या कर देते हैं, ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं। तो कई जगह आपको 18 संगोली की संधि क्या है 1815 मिलेगी, कई जगह 1816 को। 1815 में 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी, लेकिन जो उसे दोनों सरकार, नेपाली सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो उसे ऑफिशियली मान्यता प्राप्त हुई वो 4 मार्च 1816 को हुई थी। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संगोली की संधि कब हुई थी तो आप 1816 को कहेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो संगोली की संधि हुई थी ये कब हुई थी, तो मैंने आपको बताया ये हुई थी 1816 में। ऑप्शन नंबर बी। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। तो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था, ये किया था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए एक बात ये भी है कि जब गोरखाओं ने पूरे उत्तराखंड में कब्जा कर लिया था तो यहाँ पर वो काफ़ी अन्यायपूर्ण और बहुत ही निर्दय तरीके से रहते थे। तो उन्हीं के शासन को, ठीक है, लोकल भाषा में गोरख्याली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरख्याली। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि गोरखाओं ने जब उत्तराखंड में शासन किया था तो लोकल लैंग्वेज में इनके शासन को क्या बोला गया था, गोरख्याली बोला गया था, ठीक है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ, आप सभी को पता है टिहरी रियासत का विलय कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 को। और उस टाइम पे ये यूपी में विलय हुआ था और 50वां क्या बना था, डिस्ट्रिक्ट बना था। अगर मैं उत्तराखंड का जो अभी का भौगोलिक क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये 4th क्या था, डिस्ट्रिक्ट था उत्तराखंड का। तो पहला कौन सा था, अल्मोड़ा, फिर नैनीताल, ठीक है, फिर था पौड़ी, फिर उसके बाद 4th उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार टिहरी 4th बना और यूपी में 50वां। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है, तो किसे दी गई है, तीलू रौतेली को झांसी की रानी बोला गया है गढ़वाल का। नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो नेपाल नरेश अशोक चल ने कब किया था, ये किया था 1191 में। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो किसे कहा जाता है नागकटी रानी, रानी कर्णावती को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्या थे, पवार शासक, देखो पवार जो वंश था उसके शासक थे महिपत शाह, महिपत शाह। तो महिपत शाह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था पृथ्वीपति शाह, तो पृथ्वीपति शाह इस टाइम पे 7 साल का था। तो उनकी माता जो थी, उनकी माँ कर्णावती, जो रानी कर्णावती थी, इन्होंने शासन किया। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि जो शाहजहाँ, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ था, उनका सेनापति हुआ करता था नजावत खां। तो इन्होंने दून घाटी में, जो देहरादून की दून घाटी है, वहाँ पर हमला कर दिया था। तो कर्णावती जी ने काफ़ी साहसी और एक स्ट्रेटेजिक वे में इस सेनापति को हरा दिया था। और जो इसके सैनिक बच गए थे जिंदा, तो उनके नाक काट के उनको काफ़ी ह्यूमिलिएट किया था, उनकी बेइज्जती करी थी। तो इसीलिए इन्हें नागकटी रानी भी कहा जाता है, रानी कर्णावती को। सो फ्रेंड्स, ये थे परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें हमने 30 MCQs कवर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं क्वेश्चन, मतलब जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, वो इन्हीं में से कुछ होंगे। कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मोड में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको एज ए रिवीजन लेना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।